गुड मॉर्निंग बच्चे। इससे पहले हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं जनसंख्या वितरण और घनत्व में जो अधूरा पार्ट बाकी है उसको पूरा करने जा रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान से सुने और जहां भी नोट करने की जरूरत हो वो अपने कॉपी में जरूर नोट करें। आप अभी मैं जनसंख्या वितरण और घनत्व जो विश्व की है उसके बारे में इससे पहले के लेक्चर में जनसंख्या क्या है सामान्य जानकारी दे दी थी। वितरण और घनत्व ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ये दोनों पार्ट का कुछ भाग बाकी रह गया था जिसको हम अभी पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो डेंसिटी है घनत्व ये क्या है? कभी कभी पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य? तो जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसने वाले मानव की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या एक वर्ग किलोमीटर में जो मानव की संख्या है उसको हम औसत जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं, समझते हैं। तो इसका जो है जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का सूत्र जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल ये आंशिक घनत्व कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आंशिक घनत्व कहलाते हैं। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल यानी भारत की कुल जनसंख्या कितनी है और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत की कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से हम भाग दे देते हैं तो भारत की औसत जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल जाता है। तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल या इसको हम सूत्र के माध्यम से किसी भी देश की जनसंख्या, किसी भी प्रदेश की जनसंख्या, किसी भी जिला की जनसंख्या को जो है हम डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब सवाल होता है अध्ययन के दृष्टिकोण से एक और जो है घनत्व आते हैं, डेंसिटी आते हैं जिसको कहते हैं कायिक घनत्व। इसको क्या कहते हैं? कायिक घनत्व। कुछ भूगोलवेत्ता इस घनत्व को अध्ययन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि भूमि जो है पूर्ण रूप से जो है उपयोग में नहीं लिया जाता है। स्थलीय भाग, संपूर्ण स्थलीय भाग को पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लिया जाता। तो इसका क्या होता है? कायिक घनत्व का कुल जनसंख्या, इसके डेंसिटी कैसे मिलेंगे? कुल जनसंख्या बटे क्या होगा? कृषि, कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल। कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल, इसको हम कायिक घनत्व के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है एक और कायिक घनत्व के सूत्र आते रहते हैं परीक्षा में, इसको निकालना, इसको याद भी करना है। तीसरा है कृषि घनत्व। तीसरा क्या है? कृषि घनत्व। तो कृषि, इसका सूत्र क्या है कृषि घनत्व का? तो इस कुल जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि, कुल
जनसंख्या कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल, इसको कुल कृषि युक्त क्षेत्रफल। तो इस तरह से कुल कृषि युक्त क्षेत्रफल, इस तरह से तीन घनत्व जो है निकाले जाते हैं। जनसंख्या घनत्व, जिसको आंतरिक घनत्व के नाम से जानते हैं, और कायिक घनत्व होता है कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल, और तीसरा है कृषि घनत्व कुल जनसंख्या, कृषि कार्य में कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि कार्य में संलग्न कुल जनसंख्या, कृषि कार्य में संलग्न कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल। इस तरह से जो है हम जनसंख्या घनत्व को तीन भागों से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करना है। इस तरह से हम देखते हैं कि जनसंख्या का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है हम किसी भी विश्व के किसी भी देश का, किसी भी देश के किसी भी प्रदेश का या देश का या किसी भी जिला का हम डेंसिटी, गांव का भी अगर क्षेत्रफल ही है और गांव की जनसंख्या क्षेत्रफल भी मालूम है और गांव की जनसंख्या भी मालूम है, तो गांव के औसत डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि विश्व में जनसंख्या के सभी भागों में जनसंख्या जो है वो समान रूप से नहीं है। पहले के हम लेसन में बता चुके हैं कि विश्व के बहुत से ऐसे भाग हैं जहां पर जनसंख्या जो है वह समान रूप से नहीं है। बहुत से ऐसे भाग हैं जो मानव के लिए अनुकूल नहीं है, मानव बचाव के लिए अनुकूल नहीं है। बहुत से ऐसे विषम परिस्थितियों वाले जो है स्थलाकृतियां हैं जो मानव की बचाव के उपयुक्त नहीं है, विषम जलवायु भी है। इस तरह से मानव के लिए जो जहां अप्रयुक्त धरातल है, जहां अप्रयुक्त जलवायु है, जहां मानव का बचाव कम है, उसको हम निम्न भागों में दो भागों में बांटते हैं। मानव के बचाव को हम दो भागों में बांटते हैं। कैसे? मानव का बचाव वो दो भागों में, एक तो होता है आवासीय क्षेत्र, दूसरा होता है वास्य क्षेत्र। दूसरा क्या होता है? वास्य क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर मानव की बचाव के लिए ना तो उपयुक्त जलवायु है, ना धरातलीय स्थिति है, ना जो है वहां पर विषम परिस्थितियां, विषम जलवायु वाले हैं। अतः ऐसे आवासीय क्षेत्र को पुनः जो है कितने भागों में बांटा गया है? इसे जो है 4 भागों में बांटा गया है। आवासीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला क्या है? पहला है अति शीत प्रदेश, दूसरा है अति शुष्क प्रदेश या क्षेत्र, तीसरा है क्षेत्र भी, इसको अति शीत क्षेत्र, शीत प्रदेशीय क्षेत्र भी लिख सकते हैं आप। तीसरा है अति शुष्क और अति शीत। नेक्स्ट है अति आर्द्र प्रदेश, अति आर्द्र क्षेत्र। और नेक्स्ट है उच्च पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्या है? उच्च पर्वतीय
क्षेत्र। वार्षिक क्षेत्र के अंतर्गत हम अगर हम देखें तो वार्षिक क्षेत्र का जो है अगर देखा जाए तो पूर्वी एक प्रधान क्षेत्र है, वार्षिक क्षेत्र या जनसंख्या के प्रधान क्षेत्र, जनसंख्या के संकेंद्रण प्रधान क्षेत्र। अब आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है अतिशीत क्षेत्र, अतिशीत क्षेत्र जो है ये आवासीय क्षेत्र के जहां पर मानव की बसाव बहुत कम है, न्यून है, नहीं के बराबर है। और नहीं के बराबर होने के क्या कारण है? तो सबसे पहली बात है जो अतिशीत क्षेत्र। अतिशीत का मतलब होता है कठोर सर्दी, जहां पर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से नीचे रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है? 0 डिग्री से नीचे रहता है, यानी जहां पर कठोर सर्दी पड़ती है। ऐसे कठोर सर्दी वाले भाग में जो है जनसंख्या न्यून पाई जाती है, आवासीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ना के बराबर होते हैं, होते भी है तो बहुत अति निम्न के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये क्षेत्र कहाँ है विश्व में? विश्व में हम देखते हैं कि अतिशीत क्षेत्र कौन कौन से भाग हैं। तो अंटार्कटिका के भाग अतिशीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ग्रीनलैंड के भाग जो है अतिशीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अलास्का के भाग जो है अतिशीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कनाडा का उत्तरी भाग जो है अतिशीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यूरोप के उत्तरी भाग जो है अतिशीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार एशिया के जो है अतिशीत उत्तरी भाग जो अतिशीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निश्चित रूप से वहां पर अत्यधिक सर्दी के कारण, कठोर सर्दी के कारण, जलवायु विषम होने के कारण वहां पर मानव का बसाव नहीं है, इसीलिए इसको हम आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? अति आवासीय क्षेत्र। ये यहाँ पर जनसंख्या का जो है डेंसिटी जो है, घनत्व जो है बहुत कम है, 1% से भी कम है। नेक्स्ट है, अगर दूसरा पॉइंट क्या है? अति सूक्ष्म प्रदेश। अति सूक्ष्म प्रदेश भी ये भी आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर जो है टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है, जहां पर जो है वर्षा नहीं के बराबर होती है, टेम्परेचर भी रहता है और वर्षा नहीं के बराबर होती है। जैसे मरुस्थलीय भाग है, ये मरुस्थलीय भागों में जो है जनसंख्या बहुत कम पाए जाते हैं। विश्व के जितने भी जो है मरुस्थलीय भाग हैं वहां पर जनसंख्या अति सूक्ष्म वर्षा की कमी के कारण, जल के कमी के कारण वहां पर जनसंख्या जो है कम पाई जाती है। ये अति सूक्ष्म प्रदेश कौन से हैं? भारत में जैसे थार के मरुस्थलीय भाग है, उसी प्रकार से अमेरिका के एरिज़ोना जो मरुस्थलीय भाग है, दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा मरुस्थलीय भाग है, ठीक उसी प्रकार से जो है अफ्रीका के सहारा है, कालाहारी मरुस्थलीय भाग है, उसी प्रकार से जो है क्या कहते हैं गोबी के मरुस्थलीय भाग है, ये और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है। इन भागों में या प्रशांत तटीय भाग वाला जो भाग है क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी वाला भाग जो है, उन भागों में मरुस्थल अधिक होने के कारण जो है वहां पर जनसंख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है, क्योंकि शुष्कता अधिक रहती है। वर्षा जो है मानव के लिए उतनी हो नहीं पाती है जितना मानव के बचाव के लिए जो है वर्षा होना है चाहिए। केवल जल की आपूर्ति की कमी के कारण वहां पर मानव का बचाव और टेम्परेचर अधिक होता है। गर्मियों में अत्यधिक गर्मी, धूल भरी आंधी चलते हैं, लू चलते हैं, और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ते हैं। तो ऐसे जो है विषम जलवायु वाले भाग जो है अति सूक्ष्म प्रदेश, वहां पर जनसंख्या जो है कम पाई जाती है। वहां पर जनसंख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। अब है नेक्स्ट है अति आर्द्र क्षेत्र। ये अति आर्द्र क्षेत्र, विश्व में बहुत से ऐसे भाग हैं जहां पर कुछ वर्षा जो है औसत से भी अधिक होती है। जैसे विषुवतरेखीय भाग जहां पर संवहनीय वर्षा होती है, डेली वर्षा विषुवतीय भागों में होती है। तो अत्यधिक वर्षा के कारण जो है वहां पर डेली वर्षा होने के प्रतिदिन भूमध्य रेखा पर जो है प्रतिदिन वर्षा होती है। और ये वर्षा मध्यरेखीय भागों में जो वर्षा अधिक होने के कारण भूमि क्या होता है, वह एक तरह से दलदली भाग होते हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण जो है पादप जगत की जो है अधिक प्रजातियां, अधिक जो क्या कहते हैं अधिक वृक्ष जो है उग जाते हैं।
जिसमें सदाबहार वन से लेकर के और अनेक प्रकार के लताओं वाली जो है घनी जो है वनस्पतियां हो जाती हैं। इस तरह अत्यधिक वर्षा के कारण वहां पर जो है कीड़े मकोड़े और विभिन्न प्रकार के जो है विषैले जीव जंतु से लेकर के कीड़े मकोड़े और मक्खियां जो है जहरीली मक्खियां पाई जाती है, जिसके कारण वहां पर जो है जनसंख्या बहुत कम हो गई, नहीं के बराबर आती है। जैसे अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, अफ्रीका के कुछ विषुवत रेखा वाले मध्यवर्ती भाग है, इन भागों में जो है जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। पिग्मी जनजाति है, ये लोग जो है पेड़ों पर ही जो है अपना रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये पिग्मी जनजाति यहाँ पर जनसंख्या कम पाए जाते हैं, क्योंकि अत्यधिक वर्षा भी मानव को अपनी ओर आकर्षित बसाव के लिए आकर्षित नहीं करती। तो इस तरह से भूमध्य रेखीय भागों में भी जनसंख्या जो है जो अति आर्द्र है, अति आर्द्र वाले क्षेत्रों में, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी मानव बसना पसंद नहीं करते। इस तरह से मानव का बसाव वहां पर भी कम है। नेक्स्ट है उच्च पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्या है? उच्च पर्वतीय क्षेत्र। अब उच्च पर्वतीय क्षेत्र ये भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, क्योंकि उच्च पर्वतीय भाग आप जानते हैं, उच्च पर्वतीय भागों में जो है उबड़ खाबड़ ऊंचाई अधिक होने के कारण, उबड़ खाबड़ धरातल होने के कारण वहां पर मानव का बसाव अधिक नहीं होता। इसलिए अधिक नहीं होता, ना तो वहां पर जो है पर्वतीय भागों में मिट्टी की परत अधिक मोटी होती है जो फसलों का पैदावार किया जा सके, लेकिन वहां पर सीढ़ीनुमा खेती करके कुछ जो है जनसंख्या पाई जाती है। ऐसे उबड़ खाबड़ धरातलीय भागों में आवागमन के साधनों का भी अभाव रहता है, परिवहन के साधनों के अभाव के कारण जो वहां पर आवास बनाने की भी जो है वह अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है। अतः ऐसे भागों में भी जनसंख्या कम पाई जाती है। तो विश्व के जितने भी पर्वतीय भाग हैं, उन पर्वतीय भागों में देखा जाए तो जनसंख्या जो है वह कम है, वहां पर कम जनसंख्या देखने को मिलती है। इसको हम आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। तो मानव का बसाव जो है वो दो भागों में, प्रधान रूप से दो भागों में देखने को मिलता है, एक तो आवासीय क्षेत्र, दूसरा वास्य क्षेत्र। अब हम आगे चलते हैं वास्य क्षेत्र। वास्य क्षेत्र जनसंख्या संकेंद्रण के प्रधान क्षेत्र है। इसमें इसको भी वास्य क्षेत्र को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। वास्य क्षेत्र को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? जनसंख्या संकेंद्रण के प्रधान क्षेत्र, दूसरा है जनसंख्या संकेंद्रण के गौण क्षेत्र, और तीसरा है जनसंख्या संकेंद्रण के प्रजनन क्षेत्र। ये तीन है। अब सवाल होता है, सवाल ये उठता है कि ये आवासीय क्षेत्र के बारे में आप समझिए। अब वास्य क्षेत्र के अंतर्गत इसे तीन भागों में बांटा गया। पहला क्या है? पहला है जनसंख्या संकेंद्रण के प्रधान क्षेत्र। तो जनसंख्या संकेंद्रण के प्रधान क्षेत्र के को अगर हम देखें तो इसको भी कई भागों में बांटा गया है। जनसंख्या बसाव के प्रधान क्षेत्र। नेक्स्ट है जनसंख्या संकेंद्रण के प्रधान क्षेत्र। प्रधान क्षेत्र
इसमें नंबर 1 पे आएगा पूर्वी दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी महामानव समूह। दूसरा है एशियाई महामानव समूह। दूसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया महामानव समूह। नेक्स्ट है पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोपीय जनसमूह। तीसरा है पूर्वी एवं उत्तरी अमेरिकन जनसमूह। इस तरह से ये जनसंख्या संकेतन के प्रधान क्षेत्र के अंतर्गत इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पूर्वी उत्तरी अमेरिकन जनसमूह, मध्यवर्ती यूरोपीय जनसमूह और पूर्वी दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशियाई जनसमूह। इसे 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहली बात है कि पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी एशियाई महामानव समूह। हम पहले ही बता चुके हैं कि अकेले एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। अकेले एशियाई महाद्वीप में विश्व की कितनी? 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है। विश्व की देखा जाए तो चाइना जो सबसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है और विश्व की जनसंख्या का 22% जनसंख्या जो है वह चाइना में निवास करती है। कितने? 22%। दूसरे स्तर पर अपना देश भारत आता है जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे नंबर पर है और ये महामानव समूह के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर जनसंख्या विश्व की 17% जनसंख्या पाई जाती है। सोचने की बात है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है? 17% है। इस तरह से देखा जाए तो हमारी यहाँ जनसंख्या का दबाव जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे अधिक है। चाइना से भी अधिक जनसंख्या का दबाव हमारे देश में है, क्योंकि लगभग चाइना जो है हमारे देश के क्षेत्रफल से लगभग 3। तो इस तरह से देखा जाए तो विश्व की जो है क्षेत्रफलीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत जो है वह महामानव जनसमूह के अंतर्गत आते हैं। 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। इसका मतलब क्या हुआ? विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। इसका मतलब ये हुआ कि 17% जनसंख्या निवास करने का मतलब ही है विश्व का हर 6ठा व्यक्ति जो है भारतीय। तो ये महामानव के अंदर। ठीक उसी प्रकार से अन्य जैसे पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, अन्य एशियाई देशों में जनसंख्या जो है वह अधिक है और वहां पर जनसंख्या का वृद्धि दर भी अधिक है। ये अब सवाल ये है जो एशिया में जनसमूह इतना अधिक जो है, एशियाई पूर्वी दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशियाई में महामानव समूह होने का क्या कारण? उसका बहुत से कारण है। क्योंकि एशिया का जो है यह भाग जो है वह मुख्य रूप से जो है समतलीय भाग, जहाँ पर मानव के लिए जो है उर्वरायुक्त मिट्टी तो मिलता ही है। समतल भाग होने के कारण, स्थलाकृति समान समतल रहने के कारण मानव बसाव के लिए, मानव के कृषि के लिए
मानव के लिए जो है यातायात परिवहन साधनों के लिए आदर्श है। यही कारण है कि यहाँ पर मानव जो है अधिक बसना पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि मानव जो है विश्व की सबसे अधिक इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और यहाँ के मुख्य व्यवसाय लोगों की क्या है? यहाँ के मुख्य व्यवसाय लोगों की है वो कृषि कार्य। मुख्य व्यवसाय क्या है? भारत की बात करें तो भारत में भी 70% जनसंख्या जो है वह कृषि कार्यों में अभी भी संलग्न है। तो इस तरह से भारत एक कृषि प्रधान देश है। एशिया में ये सभी भाग जो है कृषि प्रधान क्षेत्र के अंतर्गत है। कृषि के साथ साथ यहाँ पर उद्योग धंधों का भी विकास हुआ है। उद्योग धंधों का विकास होने के साथ साथ उन्नत चिकित्सा सुविधाएं भी जो है काफी जो है उसमें भी वृद्धि हुई है, जिसके कारण जनसंख्या का ग्रोथ अधिक है, जनसंख्या का वृद्धि अधिक है। और साथ ही इन भागों में जनसंख्या अधिक, दबाव कृषि पर होने के कारण एक तो शिक्षा की कमी, और दूसरी बात है जो शिक्षा की कमी के साथ साथ जनसंख्या से होने वाली समस्याओं, जब शिक्षा की कमी रहेगी तो निश्चित रूप से जो है जनसंख्या से होने वाली समस्याओं के बारे में उनको उतना जानकारी नहीं है। तो ये समस्याएं जब आती है तो एक विकराल रूप करके आती है। अतः अगर जनसंख्या को जो है यहाँ पर कंट्रोल करने की बात है, नियंत्रित करने की बात है, तो सबसे पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है द्रुत गति से होनी चाहिए और जनसंख्या से होने वाली जो है जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करनी चाहिए। दूसरी बात है यहाँ पर अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां भी जो है जनसंख्या को जो है वृद्धि में एक तरह से योगदान देते हैं। इस तरह से जनसंख्या जो है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई महामानव समूह में जनसंख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है एशियाई महाद्वीप में एक देश को छोड़ करके जितने भी देश हैं सब विकासशील हैं। एक जापान को छोड़ करके सभी देश जो है क्या है? विकासशील है, विकास की ओर अग्रसर है, विकासशील देश। एक जापान ही जो है एशिया के मात्र जो है विकसित देश के श्रेणी में आता है। दूसरा है पूर्वी एवं मध्यवर्ती यूरोपीय जनसमूह, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोपीय जनसमूह। पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोपीय जनसमूह में देखा जाए तो यहाँ पर भी जनसंख्या जो है वह कितना 11% जनसंख्या विश्व की पाई जाती है। कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 11%। विश्व की जो है जनसंख्या यहाँ पर कितनी 11% पाई जाती है। यूरोपीय जनसमूह में जनसंख्या का अधिक दबाव जो है किस लिए है? क्योंकि यूरोप में उद्योग धंधे का विकास बहुत अधिक है। तो यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति भी सबसे पहले यूरोप में हुआ था। यूरोप में जो है बहुत से ऐसे जो हैं वह औद्योगिक मेखला है जहां पर खनिज संसाधनों का जो है बहुत अधिक खनन किया जाता है। वैसे खनिज संसाधनों की मेखला श्रेणी में औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या जो है पाई जाती है। यही कारण है कि यूरोप, दूसरी बात है यूरोप के लोग विकसित यूरोपीय देश जो है अधिकांश विकसित है और विकसित यूरोपीय देश होने के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर तो अधिक नहीं है लेकिन 1% तक है, लेकिन यहाँ पर महामानवीय जन समूह में इसका दूसरा स्थान आता है और ये विश्व की कितनी 11% जनसंख्या जो है यहाँ पर पाई जाती है। तीसरा है अगर हम देखा जाए तो तीसरा इसमें आता है पूर्वी उत्तरी अमेरिकन जनसमूह। पूर्वी उत्तरी अमेरिकन जनसमूह ये अमेरिका के पूर्वी उत्तरी अमेरिकन जनसमूह, यहाँ पर भी जनसंख्या जो है उत्तरी अमेरिका में अधिक, उत्तरी पूर्वी भागों में अधिक देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ उद्योग धंधे अधिक हैं, फिर विभिन्न प्रकार के जो है जल आपूर्ति भी अधिक है। उद्योग धंधे जल आपूर्ति अधिक होने के कारण और खनिजों का खनन भी अधिक किया जाता है। खनिज भी अनेक प्रकार के खनिज जो है यहाँ पर विद्यमान है और यही कारण है कि यहाँ पर जो है रोजगार के अवसर भी बहुत अधिक है और अतः यहाँ पर मानव बसाव अधिक है। यही कारण है कि उत्तरी अमेरिका में विश्व की कितनी जनसंख्या पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में विश्व की 8% जनसंख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 8% जो है वह उत्तरी अमेरिका में विश्व की जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट, अगर हम पूरे विश्व की जनसंख्या पर एक नजर डालें तो हम देखते हैं कि ये महामानव समूह
में जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत है। कितना है? 60%। नेक्स्ट क्या है? 60% और 11%, 71%, 8%। तो 79, लगभग 80% जनसंख्या जो है इन्हीं तीनों महामानव समूह में पाई जाती है। अब है एक बार जो है विश्व की जनसंख्या एक नजर में देख लें, इसको नोट करना। जैसे एशिया की जनसंख्या, एशिया की जनसंख्या प्रतिशत में। दूसरा है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, नेक्स्ट है रूस को यूरोप, रूस की जनसंख्या, और नेक्स्ट है एशिया की जनसंख्या कितनी है? 60.3%। यूरोप की जनसंख्या है 12%। अफ्रीका की जनसंख्या है, यूरोप की जनसंख्या 16, यूरोप की जनसंख्या है 11%। अफ्रीका की जनसंख्या है 12%। और दक्षिणी उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या है 8%। और दक्षिणी अमेरिका की जनसंख्या है 5.7%। 5.7%। रूस की जनसंख्या है 2.5%। 2.5%। और अगर देखा जाए ओशिनिया, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है 0.5%। 0.5%। इस डाटा से भी हमें मालूम चल जाता है कि एशिया की जनसंख्या जो है 60.3%, यूरोप की जनसंख्या 11%, अफ्रीका की जनसंख्या 12%, उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या 8% और दक्षिणी अमेरिका की जनसंख्या 5.7%। रूस की जनसंख्या अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं अलग से 2.5%। और ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम ओशिनिया कहते हैं, ओशिनिया की जनसंख्या जो है 0.5% है। तो इस तरह से अब हम अगली क्लास में जो है, जो इसका बचा हुआ भाग है, जो रह गया है, कुछ ही जो है अंश इसका रह गया, उसके बारे में जो है समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके।